शुरू करें। जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, आई लव यू। ठीक है, शुरू करें। पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ से भागेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे। आवाज ठीक है, लेकिन इसको बड़ा तो कर ही देते हैं। छोटा पैराग्राफ है तो हम क्वेश्चन आ गए इसमें तो। ओके। द एम्पायर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, जो एम्पायर था, सम्राट था, वो बूढ़ों को देखकर बड़ा दुखी था। क्यों था भाई? बूढ़े को देखकर तो खुश होना चाहिए। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही माइट फॉल इल, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही हैड टू कलर हिज हेयर, इट रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ये देखो, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ये ठीक नहीं है। इसका मतलब पहला और दूसरा हो सकता है इसमें सब, और लॉजिकली अगर देखो तो दूसरा सबसे बेहतर। इसलिए बिना पैराग्राफ में जो है सेकंड ऑप्शन हम कर सकते हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रखे हो सकता है, लॉजिकल सोचना है तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है बिना पैराग्राफ में जो है। The people saw the golden were saw the golden were or that all the golden के साथ मुझे यहाँ कुछ न छूट गया होगा, क्वेश्चन में देखने पता चलेगा। तो द गोल्डन सॉ वर दैट ऑल द, मतलब गोल्डन कुछ और कहाँ देखा थी, इसमें पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। गोल्डन देखा कहाँ देखा, तो नियर लेक में देखा कि पैलेस में देखा कि पिट में देखा, इससे तो पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा क्या है। इसके लिए पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं पता चलेगा भाई। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन तो लेकिन बन गया ना, एक क्वेश्चन तो बन गया। Now, emperor's order were that, emperor का ऑर्डर क्या था? ओल्ड मैन शुड लिव हिज लैंड, उसके जितने बूढ़े लोग उसको देख दे, उसकी धरती छोड़ दे। ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड, क्योंकि ओल्ड मैन को देखकर वो डर लगता था, तो फिर ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा, यानी ये पहला वाला ऑप्शन हो सकता है। यंग मैन शुड स्टे इन हिज लैंड और चिल्ड्रन शुड लिव हिज लैंड, तो ये तो ओल्ड से रिलेटेड है, इसका मतलब यही इसी दो ऑप्शन में एक होगा। और लग रहा है इससे कि ये ऑप्शन होना चाहिए जो पहला क्वेश्चन था उससे, पहले क्वेश्चन के आधार पे, क्योंकि ओल्ड मैन को देखकर वो उसको अच्छा नहीं लगता था। इसका मतलब ओल्ड मैन को कहेगा धरती खाली कर देनी, ये ऑप्शन में थर्ड का फर्स्ट जो है ये हो सकता है, होना चाहिए, टेक्निकली होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ आप लगा सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन को देखकर। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इंपेयर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन, उसको ओल्ड मैन को देखकर दुखी हो जाता था। इसका मतलब जो किसी को देखकर दुखी होगा उसको क्या कहेगा, हट जाओ हमारे सामने से, यही तो कह सकता है, वो भी सम्राट था, कहेगा हटो, कह सकता है। इसलिए दो क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल रहा है। What did the people who want to bring the pitcher get? तो लोगों ने क्या किया, who want to bring the pitcher get? pitcher का मतलब क्या होता है, जो बर्तन वगैरह होता है, सुराही टाइप का मिट्टी का बर्तन, उसको pitcher कहते हैं। लोगों ने इसके लिए क्या किया, तो a handful of water, a handful of air, the pitcher's handle, nothing at all। तो ये तो पता चलेगा जब पैराग्राफ में जाएंगे। दो क्वेश्चन बन गया, दो क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा है, तो पैराग्राफ में चलेंगे, फिर एरर आ गया, चलिए पैराग्राफ में चलते हैं। पैराग्राफ में चलिए भाई, पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ क्या कह रहा है, लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड, कि बहुत समय पहले की बात है, एक समय की बात है कि मंगोलिया में एक ऐसा राजा रहता था जिसको कि बूढ़े हो जाने का डर था, वो बूढ़ा हो जाएगा। वन डे, एक दिन, ही सॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, गली में एक बूढ़े आदमी को देखा, अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड दैट समडे ही टू वुड एज, अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड, उसको देखते उसको याद आया कि एक दिन वह भी क्या हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा। वह भी, ही टू है, इसका मतलब क्या, वह भी वुड एज, एज या वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहा है, एज या वर्ब, एज मतलब उम्रदराज होना, या एज नाउन नहीं है, वुड देखिए एज इसका मतलब वर्ब की तरह भी यूज हो जाता है। तो इस सेंटेंस में कभी कभी ऐसे अंडरलाइन करके पूछ ले कि एज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वर्ब। और क्या लॉजिक लगाएंगे कि वुड के बाद अगर कोई वर्ड आया और सेंटेंस सही है तो वुड के बाद भी ही आ सकता है। कैन, कुड, मे, माइट के बाद तुरंत जो वर्ड आया है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माना जा सकता है अगर वर्ब है तो। ये एज है, ये रूल है। शुड गो, शुड प्ले, शुड वेट, कि वह भी बूढ़ा हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दे दिया कि ऑल द ओल्ड पीपल टू लिव हिज लैंड। यही हमने सोचा था, एक क्या था, आ गया जवाब। तीसरे क्वेश्चन का जवाब आ गया, उसकी धरती को सारे लोग छोड़ गए। वन, यानी उसकी धरती मतलब उसके देश को। वन डे ए वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम, अभी तक एक दिन क्या हो कि बहुत तेज स्टॉर्म आया और पूरा मतलब उसके साम्राज्य से बहकर गया और कई चीजों को बहा ले गया, उड़ा ले गया।
नथिंग वॉज सेफ फ्रॉम इट्स फ्यूरी, और उसके फ्यूरी गुस्से से, क्रोध से, किसके क्रोध से? तूफान के क्रोध से कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी सेफ नहीं रहा। इट रोड इनटू द पैलेस, तूफान एकदम खूब गूंज रहा था, रोड का मतलब खूब शोर शराबा करना, गूंज रहा था पैलेस में, एंड ब्लू अवे द एम्पायरर्स बिलोंगिंग्स, और जो एम्पायर के बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब निजी सामान थे, नंबर चैप्टर में मैंने बताया था, देखिए आया ना बिलोंगिंग्स, जिसको यूज करते नंबर चैप्टर में लिखवा रखा है। तो जो उसके बिलोंगिंग्स थे, जो निजी सामान थे, उसको भी क्या किया? उड़ा ले गया, इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर, जिसमें कि उसके जो गोल्डन सोने का सुराही था, उसको भी उड़ा के ले गया। When the storm ended, जब storm खत्म हुआ, the emperor ordered that the pitcher be found and brought back to him. जब तूफान शांत हुआ तो कहे भाई उस पिक्चर को ढूंढा जाए और उसको वापस लाया जाए। पैसिव वॉइस में हुआ, he ordered the pitcher be found, ये पैसिव वॉइस की, ढूंढा जाए, and brought back to him, उसको वापस लाया जाए। यहाँ पे बी देखिए, दोनों यहाँ भी बी छुपा हुआ है, तो जब सेम बी रहता दो बार बी लिखने की जरूरत नहीं होती। बी फाउंड एंड बी ब्रॉट बैक, लाया जाए वापस, बी यहाँ भी है, क्योंकि दो बार बी नहीं लिखने की जरूरत होती है। इज लिख रहे हैं तो दो बार से ही इज टीचर एंड इज डॉक्टर ऐसे नहीं लिखेंगे, ही इज टीचर एंड डॉक्टर, ही इज टीचर एंड लेक्चरर, या ही इज टीचर एंड फ्रेंड, तो दो बार लिखने की जरूरत है, इस वजह से बी दो बार लिखने की जरूरत, लेकिन बी यहाँ छुपा है, बी प्राउड, क्योंकि पैसिव वॉइस है। पीपुल वेंट इन सर्च ऑफ द पिक्चर, तो लोग जो है उस पिक्चर की तलाश में निकले। दे सॉ इट इन अ लेक नियर बाय, कहाँ देखा? देखिए इससे क्वेश्चन था, यानी एक जवाब और मिल गया, आप जानेंगे कि लेक, एक क्वेश्चन था लेक कहाँ मिला, तो लेक में आ गया इसका जवाब। इसका जवाब उस समय नहीं मिल रहा था, लेक नियर बाय हो गया। सेकंड का जवाब नहीं मिला था, मिल गया ये भी जवाब। बट नो मैटर हु ट्राइड, नो वन कुड गेट अ ग्रिप ऑन द पिक्चर, जिसने भी ट्राई किया, चाहे जो भी हो, जिसने भी ट्राई किया, नो वन कुड गेट अ ग्रिप, उस पर पकड़ नहीं बना सका, ऑन द पिक्चर, पिक्चर पर पकड़ नहीं, पिक्चर को पकड़ नहीं, दिख रहा था लेक में, लेकिन पिक्चर पर ग्रिप नहीं बना पा रहा था। All they got was a handful of water, जहां भी हुआ था तो उसको बस थोड़ा सा पानी मिलता था, पिक्चर नहीं मिलता था, पानी मिलता था। Yet it could be plainly seen, फिर भी यह देखा जा सकता था, glittering and just below the water surface, कि वो पानी के नीचे दिखता था, दिख रहा था, लेकिन उसको जब भी पकड़ने के लिए जाता बस थोड़ा सा पानी आता था, हैंड जितना पानी, जैसे पकड़ रहा है पानी जो थोड़ा सा है यही आता था, ठीक है, जबकि वो सामने दिख रहा था। अब कोई ज्यादा डिफिकल्टी या पैराग्राफ नहीं, थोड़ा अजीब टाइप का पैराग्राफ है, लेकिन पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, 2 से 3 क्वेश्चन का जवाब मिल गया, सारे क्वेश्चन बन गए। देखा कुछ था पैराग्राफ में। द एम्पायर वाज, पहला का जवाब यही होगा, यही हमने सोचा था कि इट रिमाइंडेड हिम दैट ही माइट फॉल, क्या है कि द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज़ इट रिमाइंड दैट ही वुड, यही हमने भी किया था, सेकंड होना चाहिए था, सेकंड ही ऑप्शन होगा, इससे ज्यादा तक वो भी बूढ़ा हो जाएगा, यही तो था। द पीपल सॉ द गोल्डन वर एट, कहां था? लेक में था, ये भी जवाब मिल गया। The emperor ordered that all the old men should leave his land, यही जवाब हमने भी किया था कि तीसरा फर्स्ट होना चाहिए था। What did the people do? What did the people who went to bring the pitcher get? कि क्या मिला था, जो घड़ा लेने गए थे उन लोगों को क्या मिला? तो हैंडफुल ऑफ वाटर, यही तो मिलता था सबको, तो यही होना था, हो गया। बस एक इसका जवाब जो था और एक लेक वाला जवाब था, उसमें जाने की जरूरत थी, उन्होंने चुटकियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यू हैड बेटर गॉन नाउ और यू विल बी लेट, कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि अब चले जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अभी निकल लो, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। ये जो क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जरा फटाफट देखो। यू हैड बेटर गॉन नाउ और यू विल बी लेट, यू हैड बेटर गॉन नाउ और यू विल बी लेट, यू हैड बेटर गॉन नाउ और यू विल बी लेट। तो ये पहले तो समझना कि इन्फिनेटिव का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? इन्फिनेटिव का क्वेश्चन है। इन्फिनेटिव चैप्टर होता है वर्ब का, वर्ब से रिलेटेड चैप्टर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में रूल होता है कि हैड बेटर के साथ, हैड बेटर के साथ जब भी आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आने का मतलब होता है वर्ब विदाउट टू, इसी को हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव। कुछ लोग इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव और कुछ कहते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो हैड बेटर के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, और बेयर इन्फिनेटिव होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, बिना टू के। ये तो क्या लिख दिया, गॉन लिख दिया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, बिना टू के आना चाहिए हैड बेटर के साथ, और ये क्या लिख दिया, ये बेटर गो। टेंस में भी ये बात पढ़ा रखी है मैंने, टेंस में भी पढ़ा रखा है,
और ये चीज इन्फिनेटिव में अलग से भी पढ़ा रखा है इन्फिनेटिव में, तो इसको ध्यान रखिएगा, तो याद रहे। Our teacher emphasized on the use of correct grammar. Emphasized. सबसे पहले जो emphasize में जो जेड लिख दिया है, ये अमेरिकन स्पेलिंग है, ब्रिटिश स्पेलिंग है, जेड नहीं एस लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि टाइपिस्ट टाइप करने वाले जो होते हैं वो नेट पर देखकर स्पेलिंग लिख देते हैं, तो जनरली जो एग्जाम वगैरह होता है वो एस आएगा, ठीक। emphasized on the use. emphasize है ट्रांजिटिव वर्ब। जब ट्रांजिटिव वर्ब की मैंने बात की है, जब ट्रांजिटिव वर्ब की बात की है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के विषय में मैंने बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कभी भी, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता। और इम्फेसाइज करने का मतलब किसी चीज पर जोर डालना, और इम्फेसाइज ट्रांजिटिव, जोर डालेंगे तो किसी ना किसी चीज पर जोर डालेंगे, जोर डालेंगे तो किसी ना किसी चीज पर डालेंगे, यानी इम्फेसाइज ट्रांजिटिव वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इंग्लिश में जिसका ऑब्जेक्ट नेचुरली, जैसे हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, पीटते हैं तो किसी ना किसी को पीटते हैं, खाते हैं तो कुछ ना कुछ खाते हैं, तो सबको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, बता रखा है ट्रांजिटिव वर्ब में। क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, इसलिए ऑन। जबकि हिंदी में ठीक है, इस बात पर जोर डाला, इसलिए जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन देता है। तो emphasize को कभी भी, he emphasized the point, उसने इस बात पर जोर डाला। कई एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, he described about, he stressed on, ये सारे गलत हैं। He is anxious not only to acquire knowledge but also eager to display it, कि वह सिर्फ इस बात के लिए एंक्सस नहीं है, मतलब उत्सुक नहीं है कि उसको सिर्फ नॉलेज मिले, नॉलेज के साथ हम उसको दिखाने के लिए भी बेताब रहते हैं। मान लो हमारे पास नॉलेज हम दिखा नहीं पाए तो किस काम का, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन सचमुच बात ये होती है कि नॉलेज या कोई भी चीज दिखाने के लिए नहीं होता। हमारे पास बहुत पैसा तो हम क्या पॉकेट में थोड़ा सा बाहर निकल के चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। तो वैसे किसी भी चीज को शो करने की, नॉलेज जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप हम लोग बात करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई कोई भी चीज जो उसको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ने पर उसका सहायता लेना चाहिए। जहां जरूरत पड़ी, चाहे हमारे पास नॉलेज हो, चाहे हमारे पास ताकत हो, चाहे हमारे पास पैसा हो, जहां जरूरत है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। मेरा ये अपना मानना है। तो कंजंक्शन में मैंने ये बता रखा है कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए नॉट ओनली के साथ। अब देखिए नॉट ओनली के साथ यहाँ टू एक्वायर आ रहा है, वर्ब आ रहा है नॉट ओनली के बाद, और बट ऑल्सो के साथ यहाँ ईगर आ जा रहा है, ठीक है। तो अब या तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बट ऑल्सो को क्या करना पड़ेगा, ईगर के बाद ले जाए। तो ही इज एंक्सस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज, ईगर टू, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा अगर इसको बट ऑल्सो को हम इसके बाद ले लीजिए। तो बेहतर ये होगा कि इसी नॉट ओनली के पोजीशन को थोड़ा सा अगर हम इधर खिसका दें कि ही इज नॉट ओनली एंक्सस, तो नॉट ओनली के बाद एंक्सस एडजेक्टिव आ गया, टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर, तो अब ज्यादा पढ़ने में अच्छा लगा ना, तो नॉट ओनली के साथ यहाँ एडजेक्टिव आ जाएगा। और यहाँ भी बट ऑल्सो के साथ क्या होगा, पहले हमने कोशिश किया कि पहले सी पार्ट में गलती करके देखते हैं कि बट ऑल्सो को क्या करते, ईगर के बाद ले जाते, तो थोड़ा सा बिल्कुल बेतुका सेंटेंस बन रहा है कि एंक्सस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ईगर बट ऑल्सो टू, ईगर बट ऑल्सो टू, लगेगा क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम नॉट ओनली की यहाँ, इसलिए ये भी देखना पड़ता है करेक्शन के बाद कि किस जगह को, ये बात मैंने कंडीशन में बता रखा है, जब कनेक्टर में पढ़ा तो पता कि भाई आप ये देखिए कि कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, कहाँ वर्ड को प्लेस करें कि बेटर मीनिंग निकले, ये भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि इसको शुरू पार्ट में हम गलती ना करें, लास्ट पार्ट में ही गलती करें, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लाना तो चलो इसी को खिसका दें, ऐसा मैंने नहीं बता रखा है। जब मैंने डिस्कस किया था तो ये बात बताई थी कि भाई जबरदस्ती का काम नहीं करना है, आपको पढ़कर देखना किसको। यही बच्चे कुछ लोग करते हैं, अच्छा नॉट ओनली के बाद क्या करते हैं, एकदम जल्दबाजी में रहते हैं, नॉट ओनली के बाद देखा 2+B1 है, बट ऑल्सो के बाद क्या कर दिया है और सी पार्ट में गलती करके आ गए। तो जो भी सी पार्ट में गलती करके आएगा वो फंस जाएगा। इसमें गलती किस पार्ट में करके आनी है, ए, नॉट ओनली पहले होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और ये जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आता है, आएगा, मिल गया ना। ये तो सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। इंडिजेंट, इंडिजेंट क्या ढूंढने के लिए कह रहा, अपोजिट, अपोजिट ढूंढिए, ढूंढिए। अपोजिट का मतलब समझ रहे हैं, अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब क्या होना है, अपोजिट मिला, मिला क्या कर लिया,
इंडिजेंट, इंडिजेंट। तो सेन का मतलब क्या होता है? सेन, सेन का मतलब था स्वस्थ, हट्टा कट्ठा, जिसका दिमाग ठीक हो उसको कहते हैं सेन। स्वस्थ हो, अच्छा कट्ठा हो, उसको कहते हैं सेन। मीन के कई मीनिंग होते हैं। मीन का मतलब नीच भी होता है, मीन का मतलब एवरेज भी होता है, मीन का मतलब कमीना भी होता है। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब होता है अमीर। अब पर्निसस, पर्निसस का मतलब होता है झगड़ालू, चिड़चिड़ा टाइप का व्यक्ति उसको। और इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? गरीब, जिसके पास निर्धन हो, नीडी, आवश्यकता वाले, जिसके पास कुछ, गरीब कह सकते हैं, अकिंचन कह सकते हैं, दरिद्र कह सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो अपोजिट वर्ड ढूंढना, तो अपोजिट क्या होगा? अपोलेंट का मतलब क्या? अमीर। तो एड का क्या आंसर हो जाएगा? बी। एड का आंसर क्या है? बी। चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, कि इसका सिनोनिम्स कौन है? सिनोनिम्स, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल। तो मैं तो ऐसे मीनिंग तब तक बता रहा हूं, आप कोशिश कीजिए। स्पाइटफुल, तो स्पाइटफुल का मतलब होता है घिनौना, घृणित। स्पाइटफुल का मतलब क्या? घिनौना, घृणित, या किसी से द्वेष करने वाला, जलने वाला, बदला टाइप ले, किसी से एकदम जल रहे हैं, आ, बदला लेना है किसी से, इस तरह के भाव दिल में रखे तो उसको कहते हैं स्पाइटफुल। बदला लेने की भावना से, प्रतिशोध की भावना से एकदम कोई गलत काम करने की चाहते हैं तो उसको कहते हैं स्पाइटफुल। घिनौना, घृणित भी होता है। तो ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब हो गया भद्दा, गंदा, वल्गर। ऑप्शन वल्गर, अश्लील, गंदा। कॉन्क्लेव का मतलब होता है समूह, मीटिंग वगैरह जो होती है उसको कहते हैं कॉन्क्लेव, मीटिंग, समूह, ग्रुप। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल का मतलब होता है बहुत तेज, फास्ट भी कह सकते हैं, या बहुत सारी गतिविधि से भरा हुआ, मर्क्यूरियल। जोशीला भी कहते हैं कभी। और विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है बदले के भाव से भरा हुआ। हमें ढूंढना क्या था? सिनोनिम्स ढूंढना, यही था। तो 9 का क्या हो जाएगा? ए, विंडिक्टिव। सिनोनिम, समानार्थक। विंडिक्टिव का मतलब है किसी से बदला लेने वाला, प्रतिशोध लेने वाला, बदले के भाव से भरा हुआ। स्पाइटफुल का भी मतलब होता है या तो घिनौना, घृणित, या फिर बदले के भाव से भरा हुआ, या किसी गलत काम को करने के इरादे से। स्पाइटफुल। 9th, 10th, 11th। 9th से पहले था क्या? 9th था, ओके। 10th, स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है? सही स्पेलिंग किसका है? तो वर्ड क्या होता है? एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है? विदेशी, बाहरी। अब इसका वर्ब बना दिया, एलियन का बना एलियनेट। एलियनेट का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। सेपरेट करना, अलग करना, बाहरी मतलब है एलियनेट, किसी चीज को सेपरेट करना, अलग करना, बाहरी मतलब एलियनेट। तो कौन सा स्पेलिंग सही है? डी, डी। चूज द वन वर्ड विच कैन बी substituted for the given sentence। ये जो पूरा डे रखा है, डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। कि डेकोरेटिव रिंग एक सर्कल जैसा बना है सजावट का, डेकोरेटिव का तो सजावट का, और वो रिंग किसका बना? फ्लावर्स, फूल भी, और फूल के साथ साथ पत्तियां भी। एक रिंग देखिएगा, ये इसका इस्तेमाल जनरली क्या करते हैं लोग, जब डेड बॉडी कोई होता है तो डेड बॉडी के साथ जाकर इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कि गोल सा रिंग टाइप का रहता है, उसमें फूल भी होते हैं, कुछ पत्तियां भी होती है ना। तो रैथ, रैथ का मतलब क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। व्हील, व्हील का मतलब क्या होता है? चक्का। रेत, रेत का मतलब ये होता है किसी को खराब कर देना, बर्बाद कर देना, या ये रेत, या ये चक्का जो फूल का होता है। और रीद, ये वर्ब की तरह यूज होता है, वर्ब की तरह खराब करना, बर्बाद करना। तो इसका ऑप्शन क्या होना? यही होना चाहिए, बी। ठीक है,
ये वर्ब, ये ई लगा दिया तो ये वर्ब की तरह यूज होता है, वर्ब की तरह, इसी का वर्ब के फॉर्म में ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। जो इडियम है उसका बेहतरीन मीनिंग कौन बता रहा है, बताइए। जो इडियम है उसका बेहतरीन मीनिंग कौन बता रहा है, जो भी इडियम है उसका बेहतरीन मीनिंग कौन बता रहा है। और इडियम क्या है, इडियम क्या है, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, द कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, द कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द door, the to keep the wolf away from the door, to avoid, ये क्या wolf का मतलब क्या था, भेड़िया, तो भेड़िए को दरवाजे से बाहर रखना, ऐसा मीनिंग होगा क्या, to keep the wolf away from door, to keep the wolf away from the door, to avoid starvation, भुखमरी भगाना, टू गार्ड अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, खतरनाक जानवरों से रक्षा करना, टू गार्ड अगेंस्ट एनिमल्स, दुश्मनों से रक्षा करना, टू कीप अलूफ फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर्स, अलूफ का मतलब होता है दूर रहना, कि विवादास्पद मुद्दों से दूर रहना, टू कीप अलूफ, विवादास्पद मुद्दों से दूर रहना, विवादास्पद। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब होता है गरीब, जो असल मीनिंग होता है वो होता है गरीबी से बच के रहना, ठीक है, गरीबी से, तो मतलब इतनी मेहनत करना कि गरीबी आपके पास ना, ये असल मीनिंग होता है। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब तक इतना मेहनत करना, इतना कमाना कि गरीबी आपके पास ना आए। ये इतना लंबा है, थोड़ा सा इसको घुमा कर पूछ दिया, कैसे पूछ दिया, घुमा कर पूछ दिया। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब होता है इतना कमाना, इतनी मेहनत करना कि कभी भी गरीबी आपके द्वार के आसपास ना पहुंचे, ये मीनिंग हुआ इसका। असल असल जो मीनिंग होता है लंबे मीनिंग, इतना मेहनत करना, इतना परिश्रम करना, इतना वर्क करना कि गरीबी आपके आसपास ना आ सके, फटके। अब जब गरीबी आपके पास फटकेगी नहीं तो टू अवॉइड स्टार्वेशन मतलब भुखमरी हो ही नहीं सकती है, इसलिए थोड़ा सा ये घुमा दिया। आंसर क्या होगा, ए, मतलब इतना कमाना कि कभी खाने पीने पहनने की दिक्कत ना हो, उसी को ये करता है एग्जाम में। तो इसलिए ये जरूरी, जब कोई भी वो आप इडियम याद करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि जैसा आपने इडियम याद किया है वैसा ही वर्ड, जैसे बुक से हम कभी इडियम याद करते हैं, तो हमेशा इडियम के मीनिंग में आप ध्यान दीजिएगा कि इडियम के मीनिंग के सेंस पे जाइएगा, वर्ड पे नहीं। कुछ भी वर्ड लिखा देखिए उसका सेंस क्या है, अर्थ क्या है, क्योंकि एग्जाम में वही वर्ड पूछेगा जो आपको बुक में लिखा हुआ जरूर नहीं है। दूसरी बात क्या होता है कि इडियम में यह भी आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग बुक में इडियम के लिए अलग अलग शब्द का इस्तेमाल होता है, ये भी मिलेगा आपको। ये जरूरी नहीं कि हर बुक ने, अब जो कट कॉपी पेस्ट वाली बुक है उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसमें तो सब जगह एक ही, किसी ने अगर कट कॉपी पेस्ट किया किसी बुक को देखकर उसका इडियम लिखा है तब तो सेम ही होगा। नहीं तो जो डिक्शनरी वगैरह देखेंगे आप तो उस एक ही इडियम को अलग अलग वर्ड से लिखा जाता है, लेकिन सेंस कहीं नहीं बदलता है, सेंस कहीं नहीं बदलता। जैसे ये सेंस आ रहा है ना कि भाई अगर हम इतना कमाते हैं कि हमें कभी पैसे की कमी ना हो, तो इसका मतलब क्या कि भूखमरी हमारे पास कभी आएगी नहीं। हम भूख से, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं कि हमें पैसों को कभी दिक्कत है, तो भूखमरी कैसे होगी। और पैसा कमाने का मकसद ही होता है कि हम अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, अच्छे से रह सके। और टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब यही होता है कि इतना कमाना कि खाने पहनने रहने में कभी दिक्कत ना हो। She said to me, "What can I do for you, dear?" डियर लिखा है, इसका मतलब बड़े प्यार से पूछा है। और सेड टू मी है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा है। या मार्क ऑफ का मतलब क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले तो सेड को आस्क में बदलना पड़ेगा। अब देखिए आस्क किसमें, तो चतुर है सब में आस्क लिखा है। अब ये देखना कि डब्ल्यू एस क्वेश्चन है, डब्ल्यू एस क्वेश्चन इसका मतलब कनेक्टर कहीं नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कनेक्टर किस किस ऑप्शन में है, किस किस ऑप्शन में कनेक्टर है। इस ऑप्शन में कनेक्टर है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और किसी में है कनेक्टर क्या, और किसी में कनेक्टर नहीं है। चलिए एक ऑप्शन गया। दूसरा हमें क्या देखना पड़ता है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं आ सकता, पैसिव वॉइस कभी नहीं आ सकता, ये देखना। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले किसमें, और सबसे पहले यही चेक करना है। जैसे हमने ये सब देखा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये देखना कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले किसमें किसमें, सबसे पहले ये देखना चाहिए था। वो तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए मैंने सबसे दिखा, लेकिन सबसे पहले अगर मैं एग्जाम दे रहा था
तो सबसे पहले मैं ये चेक करता कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले किसमें, वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। देख ली किसमें किसमें है। व्हाट कुड सी पहला क्या है, ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये बाद में है व्हाट कैन, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, नहीं एक साथ मिल गया मुझे ऑप्शन, एक बार में मिल जाता सेकंड। इतना कर देते क्योंकि इसमें देखिए इसमें भी क्या व्हाट कैन हेल्पिंग वर्ब पहले आ गए, इसमें भी क्या हेल्पिंग वर्ब, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का सबसे बेसिक रूल यही है कि जब इंटरोगेटिव का नरेशन बनता है तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हमेशा बाद होता है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद इसमें, और इसमें क्या कर लिखा, इसमें कनेक्टर का इस्तेमाल कर दिया, तो ये होगा सी आस्क्ड मी अफेक्शनेट, चूंकि अफेक्शनेटली क्यों लिखा, तो ये डियर लिख दिया, माय डियर लिख दिया, माय स्वीट हार्ट लिख दिया, सर लिख दिया, बता रखा है रूल में मैंने, सर लिख दिया, मैडम लिख दिया, इस तरह वर्ड सब लिखते हैं। उसमें इस तरह का वर्ड लिखना कि डियर का मतलब प्यार से, कोई हमको डियर कह रहा है इसको तो प्यार से, डियर का मतलब होता है प्यारा, इसका मतलब डियर नहीं लिखता, इसको मतलब प्यार से नहीं बुलाया, और डियर कहा इसका मतलब क्या, प्यार से बुलाया, इसलिए अफेक्शनेटली लिख दिया। तो ही आस्क्ड मी अफेक्शनेटली व्हाट शी कुड डू फॉर मी, तो क्या ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है। 14 चेंज इनटू पैसिव वॉइस की पैसिव बनाइए। पीपल फेल्ट दैट पुलिस वर करप्ट, लोगों को ऐसा लगता था, फेल्ट लोगों को ऐसा लगता था, तो ये एडवांस का हो गया, ये जो एडवांस कंसेप्ट था उस एडवांस कंसेप्ट में मैंने बता रखा है, एडवांस बेसिक कंसेप्ट नहीं, ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट हो जाता है, तो एडवांस कंसेप्ट वाले पार्ट में मैंने इसको बता रखा है। पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, तो इट वाज फेल्ट दैट, उसमें बता रखा है साहब सब कि पीपल फेल्ट हो तो इसको कैसे बना, पीपल फेल्ट, पीपल से, दे से, इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, एडवांस वाले कंसेप्ट बताया। इट वाज फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, तो क्या होगा, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि इसमें क्या बता, सिर्फ इस पार्ट को बनाते हैं, इस पार्ट को तो बनाते ही नहीं। तो पीपल फेल्ट, इट वाज फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, सीधा सीधा ऐसा सेंटेंस कई बना रखा है एडवांस वाले पार्ट में, वॉइस में, तो यही पार्ट होगा। नेक्स्ट 15 an increase in crimes against women in the newspaper recently, क्या करा कि an increase in crimes against women in the newspaper recently, कि हाल में न्यूज़पेपर में, अखबार में क्या देखने को मिलता है कि औरतों के प्रति अपराध ज्यादा होने लगा है, औरतों के प्रति या औरत को टारगेट करके जो अपराध होते हैं, या जिस अपराध में औरतें निशाने पर होती है, इस तरह के जो है अपराध ज्यादा होने लगे। इसका ये मतलब है ना कि ऐसे अपराध, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का मतलब क्या हुआ, ऐसे अपराध जो औरतों के खिलाफ किए गए हैं। एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ होने वाले अपराध, औरतों के खिलाफ होने वाले अपराध की मात्रा, संख्या ज्यादा हो गई है, यही कहना चाह रहे हैं। तो एन इंक्रीज, तो एन इंक्रीज है तो आर तो ही नहीं सकता, ये तो गया, सब्जेक्ट तो यही है। हैव बीन रिपोर्टेड, यहां लिख रखा है एन, एन इंक्रीज, सब्जेक्ट एन इंक्रीज है, तो प्लूरल वर्ब कैसे हो सकता है भाई, तो आर और हैव तो गया। अब बचा क्या, हैज बीन रिपोर्टेड और हैज बीन रिटन। न्यूज़पेपर में हम लिखते हैं कि रिपोर्ट करते हैं, न्यूज़पेपर में हम लिखते हैं कि रिपोर्ट करते हैं, तो न्यूज़पेपर में जनरली रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन से भी जैसे हटा सकते तो क्या होगा, has been reported an increase in crimes against women has been recorded। अब जानबूझ के ये have वाला ऑप्शन दिया कि लोगों का ध्यान जाए क्राइम्स पे, तो क्राइम सब्जेक्ट नहीं है, हम क्या कहते हैं, वृद्धि देखी गई है, वृद्धि क्या देखी गई है, वृद्धि। तो ऐसे सेंटेंस मैंने आपको सिंटैक्स चैप्टर में करवाया, बता रखा कि यहाँ सब्जेक्ट क्राइम्स नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है अब क्या बढ़ा है, हम पूछेंगे क्या बढ़ा है, थोड़ा इंक्रीज क्या देखा गया है, तो वृद्धि देखी गई है, अपराधों में वृद्धि देखी गई है, जैसे छात्रों की संख्या बढ़ रही है, तो संख्या सब्जेक्ट हुआ, छात्रों की छात्रों सब्जेक्ट नहीं हुआ, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, इस तरह के सेंटेंस मैंने करवाया सिंटैक्स में। ठीक है, तो वहीं से था, सब्जेक्ट था, जानबूझकर हमको धोखा देने के लिए ऐसा करता कि स्टूडेंट का ध्यान क्राइम्स पे, सब्जेक्ट पे ना जाए, सब्जेक्ट हमारा एन इंक्रीज है, क्राइम्स नहीं। ठीक है, तो धोखा देना तो उनका काम ही है, जाल बुनना बिछाना उसका काम है, और उस जाल से बाहर आना आपका काम है, हमारा काम, कि जाल अगर किसी ने बिछा रखा है तो उस जाल से हम बाहर कैसे आए। इसी की इतनी पढ़ाई होती है, इसी की इतनी मेहनत होती है, इसलिए इतनी बात करते हैं हम लोग, जाल तो बिछेगा ही, जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे लिए जाल तो बिछाया जाएगा नहीं।
हमारा काम है उस जाल को तोड़कर उससे बाहर निकलना, ठीक है, उस जाल को तोड़कर उस जाल से बाहर निकलना हमारा काम है। हैज बीन 2 years have passed since, इस तरह का सेंटेंस या तो कभी कनेक्टर में पढ़ाया जाता है या टेंस में पढ़ाया जाता है। तो 2 साल बीत गए जब से वो आया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी कभी कभी मैं डिस्कस करता हूँ और कभी कभी ये कनेक्टर में डिस्कस किया जाता है। आपने देखिए कहाँ में डिस्कस किया, मैं तो ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्कस कर देता हूँ, नहीं तो कनेक्टर में तो डिस्कस करते ही है। तो सिंस ही क्या होना चाहिए, दो, जब से वो आया है तब से दो, तो ये सिंस के बाद जनरली जो हम लोग लिखते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट क्या कम तो होगा, ही के साथ कम, वैसे वैसे भी देखिए अगर ही के साथ कम तो हो नहीं सकता है, पास्ट परफेक्ट लिखना नहीं चाहिए ऐसे नॉर्मल केस में, तो बचा क्या केम, कि 2 years have passed since he came here। ये जैसे लगता है 2 years have passed, 3 years have passed, 10 years have passed, 15 years have passed, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार पूछता ही रहता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है। सब कुछ दिख रहा है ठीक ठाक। चेक करता रहना पड़ता है कभी कभी। सम पीपल रेवल, रेवल का मतलब होता है मजे लेना, रेवल का मतलब होता है मजे लेना। गॉसिप, गॉसिप का मतलब फालतू की बात, आप भी और हम लोग कर लेते हैं फालतू, बिना मतलब किसी की चर्चा छेड़ दिया और मजे ले रहे हैं, बातचीत में खूब मजे ले रहे होते हैं। तो सम पीपल रेवल गॉसिप, जो खूब मजे लेते हैं किस चीज में। अब रेवल का प्रीपोजिशन पूछ रहा है, तो नॉर्मली रेवल वर्ड जो है डिफिकल्ट है, जनरली सबको रेवल वर्ड याद भी नहीं रहता। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम आसान क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसको हम कहेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल जो है कभी कभी थोड़ा सा हाई पूछ लेता है। रेवल, रेवल ऐसा वर्ड नहीं कि सबको याद हो, सबको पता हो, मजे लेना। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम कहेंगे हाई लेवल का। और जो प्रीपोजिशन की लिस्ट वाली जो बुक होती है, तो नॉर्मली अगर ग्रामर की बुक भी देखेंगे आप, जो नॉर्मल मार्केट में ग्रामर की बुक, तो उसमें बहुत कम ऐसे बुक है जिसने अपनी लिस्ट में रेवल दे रखा है। आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे बुक है, बहुत अच्छे अच्छे बुक है, लेकिन कम ही बुक है जिसने वर्ड्स फॉलोड बाय में रेवल का यूज किया है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल का हो गया। तो रेवल के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो इन, रेवल का जो प्रीपोजिशन है वो इन, कि सम पीपल रेवल इन गॉसिप, रेवल इन, कि बातचीत में खूब मजा लेते हैं या बातचीत का खूब मजा लेते हैं, रेवल इन, ठीक है, रेवल इन। ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल ऑफ देयर नेचर, ये तो अभी पिछले क्लास में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें तो कुछ वही सारा ऑप्शन है, इररिलेवेंट, इररिस्पांसिबल, इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं, क्या होगा इररिस्पेक्टिव हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन रिपीट, इररिस्पेक्टिव, कि सारे काम जो रिस्पेक्टेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर। पिछले 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 भी सेट में मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन था, जस्ट पिछले सेट में ऐसा क्वेश्चन था, याद ध्यान आ रहा है मुझे। तो एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और एग्जाम में भी रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि यही सेट में, एग्जाम में भी रिपीट होता है। तो इररिस्पेक्टिव होना चाहिए था। बात खत्म हो गई इसमें। चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में चलते हैं। क्या बनाना है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस में आया ना, ऐसी है ना, उसमें जो पियानिस्ट वाला क्वेश्चन था उसमें प्रैक्टिस में सी लिख दिया था, मैंने बताया था वो यूज किया ना प्रैक्टिस एस, टू प्रैक्टिस टू के साथ क्या एस का यूज किया, टू के साथ एस का यूज, उसमें क्या था टू के बाद सी का इस्तेमाल कर, बी वन का इस्तेमाल, नाउन का इस्तेमाल, प्रैक्टिस सी कर दिया था। तो प्रैक्टिस वर्च्यू इज नॉट सो इजी एज टू प्रीच इट। क्या था कि अच्छे गुण का अभ्यास करना उतना आसान नहीं है जितना कि उपदेश देना। यानी किसी को ये बताना कि अच्छे अच्छे काम करो, झूठ झूठ मत बोलो, सच बोला करो, इस तरह की चीजों को उपदेश देना बहुत आसान होता है। जब अपने पे बारी आती है ना करने की, तब दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उपदेश देना जो है वो आसान है और प्रैक्टिस करना क्या मुश्किल है। यानी उपदेश देने से ज्यादा मुश्किल काम है क्या, प्रैक्टिस करना, यही इसका मीनिंग हुआ ना। और कॉम्परेटिव की बात करें, कॉम्परेटिव की बात करें, तो उपदेश देने से ज्यादा ये आसान है क्या, ये अब उपदेश देने से ज्यादा मुश्किल है अभ्यास करना, यही इसका डिग्री कॉम्परेटिव बनेगा, कि उपदेश देना देने से ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा कठिन है, अधिक कठिन है अभ्यास करना। यानी अच्छे गुण का उपदेश देना इससे ज्यादा मुश्किल है अच्छे गुण का अभ्यास करना।
या इसको ऐसे बोल सकते हैं, अच्छे गुण का अभ्यास करना उपदेश देने से ज्यादा मुश्किल है, ऐसे भी बोल सकते हैं। हिंदी के मीनिंग से बना देंगे। अब इसका देखिए कि इसका मीनिंग कहाँ पे आ रहा है, हालांकि चेंज करने के लिए मैंने रूल अलग बता रखा है, लेकिन मीनिंग से भी बन सकता है। तो क्या होगा, तो जब प्रीच वर्च्यू इज इजी, ये तो है ही नहीं, ये तो इजी है नहीं, प्रीच वर्च्यू इजी है नहीं, प्रैक्टिस वर्च्यू इज नॉट सो इजी टू प्रीच, टू प्रीच वर्च्यू इज इजी देन टू प्रैक्टिस इट। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है कि उपदेश देना क्या है, आसान है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है, तो ये पॉसिबल है। टू प्रीच वर्च्यू इज द इजियर देन, अब इसमें इजियर तो लिखा है, इसमें इजी लिखा है, इजी के साथ देन लिखा है, देन के बाद टू लिखा है, ठीक है, लेकिन ये इसमें जो देन लिखा है वो क्या है, टू है। आंसर क्या होगा तो आपको पता चल गया, लेकिन इसमें इजियर के बाद देन का देखिए स्पेलिंग क्या है, THEN कर दिया, तो ये तो होगा ही नहीं। प्रीच वर्च्यू इज इजियर, अब इसमें टू प्रीच है, इसमें सिर्फ प्रीच लिख दिया, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, टू प्रीच है तो टू प्रीच होना चाहिए था। ट्रू प्रीच वर्च्यू इज इजियर देन टू प्रैक्टिस इट, और ये क्या था, टू प्रीच वर्च्यू इज इजी देन, कॉम्पिटिटिव डिग्री में बिना इजी का तो बनेगा नहीं, तो इजी ऐसे ही खत्म हो गया, इजी का आई और वाई को बदल के ER करना पड़ता कॉम्पिटिटिव में, है ना, तब देन का इस्तेमाल होगा। इससे अगर दो से अधिक लेवल का हो तो उनको बोर्ड लगाना पड़ता है, एक या दो लेवल का हो तो इजियर करना पड़ता है। तो ये गलत इसलिए हो गया कि इजियर में THEN कर दिया, इसलिए गलत हो गया। इसमें क्या है कि कॉम्पिटिटिव इसको बनाया ही नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। कॉम्पिटिटिव तो इसमें इजियर भी है और THEN देन भी है। टू प्रीच वर्च्यू इज इजियर देन टू प्रैक्टिस, हो गया। और यही मैं बता ही रहा था कि वर्च्यू का उपदेश देना जो है वो आसान है और इसका अभ्यास करना मुश्किल है, यानी वर्च्यू का उपदेश देना उसका प्रैक्टिस करने से ज्यादा आसान है, ये कहना मतलब किसी अच्छे गुण का उपदेश देना उसको प्रैक्टिस करने से ज्यादा आसान है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी को उपदेश देना आसान है और उसका अभ्यास करना मुश्किल है। What is the part speech of spineless? लेस वाला जितना भी वर्ड होता है, जितना भी लेस वाले जितने भी वर्ड हैं, लेस लगा दो, सीधा एडजेक्टिव होता है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा क्या है, एडजेक्टिव होता है। क्या ऑप्शन है इसका, इसमें एडजेक्टिव मिल रहा है, दिख रहा है कहीं क्या आपको? मुझे तो कहीं एडजेक्टिव दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिखा एडजेक्टिव इसमें, आपको भी नहीं दिखा होगा। ओके, मुझे तो नहीं दिखा इसलिए मैं चुप हो गया, आपको दिखा क्या? दिख गया होगा आपको, तो इससे मजे लेने चाहिए जिंदगी के। ये पार्ट है। और भाई मुझ पे तो देने का जी करता है बहुत, काश काश कि ये लोग एक बार जिंदा हो जाए और इन लोगों को एक बार बाहों में भर के खूब मन से गले लगाते कि भाई साहब, मेरा तो जी करता है कभी कभी काश ये लोग एक बार आ जाए, 1 सेकंड के लिए आ जाए और खूब जोर से इन लोगों को गले लगाए। मेरे मन में ऐसी बात आती है। खैर देखिए तब से कैसा था, ये ऐसा ही था, ये बार बार जनरेशन ये उल्टा हो जाता है, का ध्यान नहीं जाता है इस पर, कई कई क्लास में देखा होगा आपने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, एंजॉय कीजिए लाइफ। जय हिंद।